Good morning, dear student. I am Sharda Prasad, Assistant Professor from Mechanical Department, Bharati College of Engineering and Technology. सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, डिप्लोमा 5th सेम मैकेनिकल का, और टॉपिक है चैप्टर 3 का फ्रिक्शन। व्हाट इज़ फ्रिक्शन को पहले समझते हैं। फ्रिक्शन, this opposing the force which acts in the opposite the motion, the opposing force which act in the opposite डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द अपर ब्लॉक इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है जब दो बॉडी आपस में फ्रिक्शन करती है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करेगी, तो दोनों सरफेस के बीच में इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है जो मोशन को अपोज करता है। जो मोशन को अपोज कर रहा है उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। अब that every joint in the machine and force of friction arises due to relative motion between two parts, hence same energy as wasted in overcoming in the friction। क्या होता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर सरफेस में मूव करता है तो फ्रिक्शन डेवलप होगा, जो क्या होता है, जो एनर्जी का क्या होता है, वेस्ट होता है एक फ्रिक्शन के कारण। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, static friction and dynamic friction। static in the friction experienced by a body when at rest, जब बॉडी रेस्ट में होती है तब वहाँ उसको बोलते हैं static friction। and dynamic friction, it is the friction experienced by a body when motion। the dynamic friction is also called kinetic friction and is less than the static friction। it is of the following three types। डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या होता है, जब बॉडी मोशन में होती है तो उसको डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, देखते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, pivot friction। sliding friction, it is the friction experienced by a body when the slides over the other body। क्या होता है जिसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे आपका कोई टेबल है, टेबल के ऊपर आपने एक कॉपी को स्लाइड किया तो दो टेबल और सरफेस के बीच में क्या होगा, स्लाइडिंग, टेबल और कॉपी के बीच में क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। सेकंड आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। It is the friction experienced between the surface which has balls or rollers interposed between them। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जब किसी बॉल को हम किसी सरफेस पे मूव करते हैं तो सरफेस के नीचे पार्ट में फ्रिक्शन डेवलप होगा। जैसे बॉल को यदि कोई बॉल मूव करता है तो उसके क्या होगा, सरफेस के नीचे पार्ट में क्या होगा, जो बॉल के सबसे नीचे टच होगा वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। यदि कंपेयर करते हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सरफेस एरिया कांटेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। अब पिवट फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द मोशन ऑफ रोटेशन एज द केस ऑफ फुट स्टेप बियरिंग। अब आते हैं फ्रिक्शन बिटवीन lubricated surface। द surface experience between two dry and the unlubricated surface in contact is known as dry or solid friction। the friction between lubricated surface, boundary friction or grease friction and non-viscous friction। it is the friction experienced between the rubbing surface when the surface have very thin very layer of lubricant। बॉन्डी फ्रिक्शन में क्या होता है, ये रबिंग सरफेस में होता है और वेरी थिन लेयर की होती है। अब आगे चलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बिटवीन द रबिंग सरफेस व्हेन द सरफेस हैव a thick layer
of the lubricant. This case of actual surface do not come to the contact and do not rub against each the other. It is thus obvious the fluid friction is not due to the surface contact but is the due to the viscosity of the oilness of the lubricant. फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होता है, इसमें जो सरफेस का जो फिल्म लेयर होता है उसके दोनों जहाँ हमारा फ्रिक्शन होता है वहाँ पे हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में एक ऑयल या यूज़ कर देते हैं, एक फिल्म तैयार हो जाती है जिसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, जैसे हम ऑयल के रूप में यूज़ करते हैं। अब आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द maximum value of frictional force which comes to into play when body just begun to slide over the surface. The other body is known as the limiting force of friction, the simply limiting friction. क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हेन कम्स इनटू द प्ले, यानी कोई बॉडी है और उसको जस्ट मूव करते हैं तो क्या होगा, बॉडी क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन डेवलप होती है। It may be noted when the applied force is less than the limiting friction, the body remains at rest. यदि अप्लाइड फोर्स यदि लेस देन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो रेस्ट में रहेगा। द फ्रिक्शन इज प्लेस टू इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसको क्या बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. इट मे हैव the value between 0 at the limiting friction. अब आगे आते हैं लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन opposite to that which the body tends to move. The magnitude of the force of friction is exactly equal to the forces which tends the body to move. The magnitude of the limiting friction F becomes the constant ratio to the normal reaction Rn between the two surfaces. F upon Rn is constant. फोर्थ आते हैं the force of friction is independent of the area of contact between two surfaces. फिफ्थ है the force of friction depends upon the roughness of the surface. फर्स्ट वाला समझते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द बॉडी टेंस टू, जब बॉडी का मूव होगा जस्ट उसके अपोजिट क्या लगेगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू द फोर्सेस विच टेंस टू बॉडी टू मूव. और थर्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज the constant ratio of the normal reaction Rn is between the two surfaces. Fn is upon Rn. A force is friction depend upon the roughness of the surface, यानी कैसा है आपका सरफेस उस पर डिपेंड करेगा. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन, यानी जैसे क्या था इसके पहले हमने देखा था एक बॉल को मूव किया थे और उसके बाद एक उसको मूव किए थे, एक कॉपी या डस्टर को हमने मूव किया तो सरफेस ऑफ एरिया कांटेक्ट किसका ज़्यादा था, कॉपी का ज़्यादा था एज़ कंपेयर टू बॉल के. लॉ ऑफ काइनेटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द विच बॉडी इज मूविंग. द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक friction and constant ratio to the normal reaction between two surfaces, but the ratio of slightly less than the case of limiting friction. Third है moderate speed of the force of friction remains constant but decrease slightly with the increase of speed. अब loss of
solid friction. The following the laws of solid friction, the force of friction is directly proportional to the normal load between the surface. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, नॉर्मल लोड ऑफ बिटवीन द सर्फेसेस. सेकंड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कांस्टेंट सरफेस फॉर द गिवन नॉर्मल टू द लोड. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट होगा एरिया ऑफ द कांस्टेंट सरफेस गिवन लोड. लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन. फॉलोइंग द लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन. फर्स्ट है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू द ऑफ द लोड. सेकंड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन reduces with the increase of the temperature of the lubricant. Third, the force of friction independent of the substance of the bearing surface. The force of friction is different of the different lubricant. अब coefficient of friction. Coefficient of friction, it is defined as the ratio of the limiting friction F to the normal reaction Rn between two bodies is generally denoted by mu. Mathematics, coefficient of friction is mu is equal to F upon Rn. Limiting friction. अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या होता है, एक बॉडी है, बॉडी को हमने पी फोर्स लगाया, तो पी फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी का जो वेट है वो डब्ल्यू नीचे की ओर वेट एक्ट करेगा और हम पी को इधर से मूव करेंगे. तो जस्ट इसके अपोजिट क्या लगेगा, सरफेस के भी दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा एफ. एफ इज इक्वल टू होता है म्यू आर एन. हमने इसके पर पढ़ा था यहाँ एफ इक्वल टू म्यू आर एन होता है. यहाँ म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन के रेशियो को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. उसी पे आगे हम देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो आर एन जो रिएक्शन होगा ऊपर की ओर होगा, डब्ल्यू नीचे, और दोनों फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एक रिजल्टेंट काम करेगा. और उसको बोलेंगे हम लोग, और वो जो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं फाई. तो फाई इज इक्वल टू एफ अपॉन आर एन. तो एफ की जगह म्यू रखेंगे, म्यू आर एन, तो tan फाई इज इक्वल टू म्यू. तो जो द कंसिडर दैट द बॉडी द वेट ऑफ W रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन B, if a horizontal force P applied to the body, no relative motion will take place until the applied force P is equal to force of friction F. तो जो पहले हमने समझाया वो उसी चीज़ को हमने डिफाइन किया है. तो tan फाई इज इक्वल टू एफ अपॉन आर एन, और एफ की जगह म्यू आर एन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू म्यू. तो tan फाई इज इक्वल टू म्यू होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अब लास्ट होता है एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज में क्या होता है, जब किसी बॉडी इंक्लाइन प्लेन में हम रखते हैं और उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, नीचे की ओर होगा, तो सरफेस के साथ वो क्या बनाएगा, अल्फ़ा एंगल बना रहा है. तो जो W होगा वो नीचे की ओर एक्ट होगा, और W का हम कंपोनेंट कर देंगे W साइन अल्फ़ा, W कॉस अल्फ़ा. तो उससे क्या होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की ओर लगेगा और जो यहाँ पर अल्फ़ा एंगल बना रहा था वो उसका कंपोनेंट हो जाएगा. तो कंसिडर दैट द बॉडी वेट ऑफ W resting on the inclined plane B, if the angle of inclination alpha of plane to be horizontal such that the body begins to move down the plane, then the angle alpha is called the angle of repose.
तो सबसे पहले हम समेशन एफ एक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो डब्ल्यू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू आर एन, और समेशन वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा, ऊपर की ओर जा रहा है हमारा डायरेक्शन आर एन। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो हमको टेन अल्फ़ा मिलेगा, और इधर आर एन कैंसिल हो जाएगा म्यू, और इसके पहले हमने म्यू की पढ़ा था टेन फाइव अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन फाइव, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5। तो जो हमारा एंगल और अल्फ़ा होता है और फाई क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ रिपोज में। तो इस तरीके से ये एंगल ऑफ रिपोज हमको पता चलता है। तो एंगल ऑफ रिपोज जनरली हम इंक्लाइन प्लेन के लिए करते हैं कि वो एंगल हमको पता होता है जिस एंगल पे वो क्या होता है, बॉडी क्या करने स्लाइड होना स्टार्ट कर देता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो इस तरीके से हम ये फ्रिक्शनल वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम इसमें क्लच के बारे में इससे रिलेटेड पढ़ेंगे कि क्लच में किस टाइप का, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं और कितने टाइप का क्लच होता है, इस सब के बारे में आगे जानकारी हम आगे वाले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।